हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज अपनी नई क्लास में, जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं बेटा मॉडल पेपर नंबर 5। देखो बेटा, अपन 4 मॉडल पेपर अपने और एक आरबीएससी का जो मॉडल पेपर था एग्रीकल्चर वाला, हम सोल्व कर चुके हैं। हमारा 5वां मॉडल पेपर है बेटा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले, उनका रिवीजन करने वाले हैं, ऐसा समझ लो हम। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं बच्चे अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है कि उद्योग में की अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। बेटा, उद्योग में भारत की अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। पहला कृषि दे रखा है आपको ऑप्शन, दूसरा व्यापार दे रखा है आपको ऑप्शन, और तीसरा दे रखा है उद्योग, और चौथा उपयोग सभी। बेटा देखो, कृषि भी भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है, व्यापार भी भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है, और उद्योग भी भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। तो मतलब इसका जवाब क्या आएगा बेटा? उपर्युक्त तीनों। कौन सा आएगा बेटा? उपर्युक्त तीनों। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? गेहूं के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? आपन को 4 ऑप्शन दे दिए बेटा। पहली है बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बेटा चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, तीसरा बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, चौथा कून सिंचाई विधि। तो इसका जवाब आएगा बेटा बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। क्या जवाब आएगा बेटा? बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि के खरपतवार निम्न है। रवि के खरपतवार निम्न है। बेटा देखो, रवि के खरपतवार कौन सा है इनमें से? जंगली चौलाई बिल्कुल नहीं है, पत्थर चट्टा बिल्कुल नहीं है, लहसुआ बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है कि रवि का खरपतवार कौन सा है? प्याजी। रवि का खरपतवार कौन सा है? प्याजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्न में से गेहूं की किस्में हैं? जया नहीं है बेटा, राज हाँ है, CHS नहीं है बेटा, राजकिरण नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? राज 3077 किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है बेटा। किसकी किस्म है बेटा? गेहूं की किस्म है। अगले क्वेश्चन को पढ़ें। मात्र पौधे की शाख या टहनी को बिना अलग किए उसमें कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? बेटा ग्राफ्टिंग कहलाती है, दाब कलम कहलाती है। ग्राफ्टिंग नहीं बेटा, कौन सी? दाब कलम कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है बेटा? दाब कलम कहलाती है। कौन सी विधि? दाब कलम। बेटा इनको लिख लो आप ऐसे कि ऐसे, फिर अपन आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, मात्र पौधे की किसी, नहीं नहीं ये तो कर दिया अपन ने। पपीते के पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? अगला क्वेश्चन क्या है कि पपीते का जो पर्ण कुंचन रोग हो रहा है उसका कारण क्या है बेटा? उसका क्या कारण है? पपीते के पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग का निम्न में से कौन सा कारण है? कवक से नहीं होता है बेटा, कवक भी नहीं है, महू भी नहीं है, सफेद मक्खी है, लाल मकड़ी नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? सफेद मकड़ी। बिना विषाणु जनित जितने भी ज्यादातर रोग हैं सबका क्या है कारक? सफेद मक्खी है। क्या है? व्हाइट फ्लाई। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि गाय भैंस बकरी कितने दिन बाद पुनः ऋतु में ही होती है? ये मैं आपको क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं कि 19 से 21 दिन बाद। कितने दिन बाद? 19 से 21 दिन बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन कि भारवाही गाय की नस्ल है। भारवाही गाय की नस्ल है। मालवी बिल्कुल है सर, है। मेवाती नहीं है, गिर नहीं है, और राठी नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन कि पशुओं में जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस, हाँ बिल्कुल, टिटनेस जीवाणु जनित रोग है सर, बिल्कुल। टिटनेस कैसा रोग है बेटा? जीवाणु जनित रोग है बेटा। चलें इनको भी लिख लो एक बार आप, फिर अपन आगे चलते हैं।
चलें आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में जल की मात्रा का मापन करना क्या कहलाता है। सर ये अपन पढ़ चुके हैं, ये ऑप्शन, ये जो रिक्त स्थान है ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जल विभाग। मोथा व अमरवेल कैसे, ये भी पढ़ चुके हैं। ये कैसे हैं, बहुवर्षीय हैं। कैसे हैं बेटा, बहुवर्षीय खरपतवार है। अगला, मुर्रा भदावरी सुरती किसकी अच्छी किस्म है। सर भैंस की अच्छी किस्म है। किसकी है, भैंस की अच्छी किस्म। भंडारण ये भी पढ़ चुके हैं, प्याज को किससे उपचारित करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड से, एमएस से। तो इनको भी आप ऐसे की ऐसे लिख लो बेटा, इनको भी ऐसे की ऐसे बेटा क्या कर लो, लिख लो। चलें बच्चों आगे शुरू करें, लिख लो एक बार पूरा लिख लो, उसके बाद अपन आगे शुरू कर लेते हैं। चले बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, फसलों तथा खरपतवारों में प्रतिस्पर्धा क्यों होती है। फसलों तथा खरपतवारों में प्रतिस्पर्धा क्यों होती है। सबसे पहला पॉइंट है बेटा उसमें पोषक तत्वों के लिए। किसके लिए बेटा, पोषक तत्वों के लिए। किसके लिए होती है बेटा, पोषक तत्वों के लिए होती है। उसके अलावा मृदा में जो नमी उपस्थित होती है, मृदा नमी, मृदा नमी, मृदा ताप प्रकाश, मृदा नमी ताप प्रकाश खाद्य पदार्थ, इन सभी के लिए क्या होती है बेटा, प्रतिस्पर्धा होती है। इन सभी के लिए क्या होती है बेटा, प्रतिस्पर्धा। प्रकाश लिख लिया, हाँ बिल्कुल लिख लिया। इन सभी के लिए क्या होती है बेटा, एक पॉइंट और रह रहा है कुछ, पोषक तत्व हो गया, मृदा नमी होगी, ताप हो गया, प्रकाश, वायु बेटा, मृदा वायु के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है। इन सभी के लिए क्या होती है बेटा, प्रतिस्पर्धा होती है। लिख लो। चले बेटा, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, अदलनी फसलों के शस्य मिश्रण का एक उदाहरण बताइए। बेटा अपन को क्या बताना है, शस्य मिश्रण बताना है। क्या बताना है बेटा, शस्य मिश्रण बताना है, और वो भी किस, अदलहनी फसलों का। किसका, अदलहनी फसलों का। अदलहनी फसलों का क्या बताना है बच्चों, शस्य मिश्रण बताना है। तो अदलहनी फसलों का शस्य मिश्रण ये हो सकता है बेटा, गन्ना प्लस गेहूं, गन्ना प्लस गेहूं। ऐसा दलहनी फसलों का शस्य मिश्रण एक उदाहरण क्या हो सकता है, गन्ना प्लस गेहूं। चले बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेटा भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य होता है मृदा की भौतिक, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सर सुधार करना क्यों मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे मृदा की कैसी, वपन योग्यता बढ़ सके। क्या बढ़ सके बेटा, वपन योग्यता बढ़ सके। मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, जिससे मृदा की क्या बढ़ सके, वपन योग्यता बढ़ सके। ये भूपरिष्करण का क्या है बेटा, मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर है बेटा, लिखो इसको। चलें, हाँ जी,
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, कुफरी शिमला। कहां पे बेटा? कुफरी शिमला में। ये कहां पे स्थित है? कुफरी शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कहां बेटा? हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए जितनी भी आलू की वैरायटी हैं सबके आगे क्या लिखा रहता है? कुफरी लिखा रहता है। क्लियर है बेटा? चलो लिख लो। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। कुफरी शिमला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आईबीए रसायन का मुख्य कार्य क्या है? आईबीए रसायन का मुख्य कार्य क्या है? आईबीए रसायन का मुख्य कार्य मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो बेटा, आईबीए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, क्या नाम है बेटा? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या काम आता है? फल व फूलों को गिरने से रोकने के लिए, फल व फूलों को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है बेटा? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का प्रयोग होता है, आईबीए का प्रयोग होता है। लिख लो बेटा। चले बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? ओहो, प्लीज स्लाइड डोंट डू लाइक दैट। हो गया। आम की मध्यम फलत वाली किस्में बतानी है। आम की मध्यम फलत वाली किस्में बतानी है बेटा। क्या? आम की मध्यम फलत वाली किस्में, आम की मध्यम फलत वाली क्या बतानी है? किस्में बतानी है। देखो, लंगड़ा, लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली और मल्लिका, ये चार मध्यम फलत वाली क्या है? आम की किस्में है। हे हे ये क्या है? ये है आम की मध्यम फलत वाली किस्में हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए किसी मुख्य व्यवसाय का नाम बताओ। कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई मुख्य व्यवसाय। देखो बेटा,
हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ मुख्य व्यवसाय। कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ मुख्य व्यवसाय, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, पशुपालन। क्या आना चाहिए, पशुपालन। क्यों बेटा, क्योंकि पशुओं से जो हम अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त करते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में कार्य लेते हैं, किस रूप में कार्य लेते हैं बेटा, खाद के रूप में कार्य लेते हैं। और कृषि से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है वो पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूध उत्पादन एक कृषि किसानों का क्या होता है बेटा, आय का दूसरा स्रोत बन जाता है। इस तरह से कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन। लिख लो बेटा इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है थैलेसियोसिस और फेजियोलाइसिस बीमारियां किन कारणों से होती हैं। थैलेसियोसिस और फेजियोलाइसिस बेटा किसके कारण होती है, अंतः परजीवियों के कारण होती है। किनके कारण होती है बेटा, अंतः परजीवियों के कारण होती हैं। लिख लो ऐसे कि ऐसे, थैलियोसिस वो थैलेसियोसिस और फेजियोलाइसिस दोनों बीमारियां किनके कारण हो रही है बेटा, अंतः परजीवी के कारण हो रही है। खड़ा हूं आज। देखो बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थलाकृति मृदा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेटा स्थलाकृति जो होती है वो मृदा उर्वरता को, किसको बेटा, मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करती है। पहले हम लिख लेते हैं क्या है प्रभावित करने वाला कारक, स्थलाकृति। और किसको प्रभावित कर रही है, मृदा उर्वरता को प्रभावित कर रही है। किसको प्रभावित कर रही है, मृदा उर्वरता को। कैसे प्रभावित करिए, देखो बच्चों क्या हो रहा है समझो, ऐसी कुछ स्थलाकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ऐसी कुछ स्थलाकृति बनी में कुछ न्यूट्रिएंट्स यहां जो अवेलेबल थे, कुछ यहां जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे, ये किसके साथ बेटा, पानी के बहाव के साथ बहकर कहां इकट्ठा हो जाएंगे, निचले क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाएंगे। कहां इकट्ठा हो जाएंगे, निचले क्षेत्रों में आकर क्या हो जाएंगे बेटा, इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ की मृदा तो कैसी हो जाएगी, अनुपजाऊ या अनउर्वर हो जाएगी। ठीक है, अनउपजाऊ हो जाएगी। और यहाँ की क्या हो जाएगी बेटा, अधिक उपजाऊ। मतलब कहीं ना कहीं उपजाऊता क्या हो रही है, उपजाऊ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मृदा उर्वरता क्या होती है बेटा, डिस्टर्ब होती है। किसके द्वारा, स्थलाकृति के द्वारा। तो आप इसको ऐसा लिख लो, लिखोगे कैसे, ये तो समझने के लिए हो गया बेटा। इसको ऐसे लिखोगे, ढालू व पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों से, ऊंचाई वाले स्थानों से खाद व उर्वरक निचले स्थानों पर आकर क्या बेटा, एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उर्वरता पर, उर्वरता पर विपरीत, विपरीत प्रभाव पड़ता। लिख लो।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, ये हो गया। अगला देखो, बीज की सुषुप्तावस्था को भंग करने की क्या लिखनी है बेटा, विधियां लिखनी है। बीज की सुषुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। बीज की सुषुप्तावस्था, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी को भंग करने की या तोड़ने की विधियां। देखो बेटा, पहली विधि क्या है, प्रकाश से उपचार। किससे? प्रकाश से उपचार। क्लियर है बच्चों? दूसरी विधि क्या है, ताप से उपचार। तीसरी विधि क्या है, पश्च परिपक्वन। चौथी विधि क्या है, क्षय चिन्ह। और लास्ट क्या है, रसायनों से उपचार। ये 5 विधियां होती हैं। ठीक है, इसमें से ताप वाली होती है वो 3 प्रकार की होती है बेटा। ताप वाली विधि 3 प्रकार की होती है, निम्न ताप, उच्च ताप और तापीय एकांतरण। और जो सहचिन्ह होती है ये भी 2 प्रकार की होती है बेटा, भौतिक और भौतिक विधि होती है, एक होती है बेटा रासायनिक सहचिन्ह। 2 प्रकार की हो गई। चलें, नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। फल उपलब्धता की भविष्य की चुनौतियों का उल्लेख करो। देखो बेटा, सबसे पहली बात, WHO ने, किसने बेटा, WHO ने प्रति व्यक्ति कितने फलों का कह रखा है, 90 से 110 ग्राम फल प्रति दिन प्रति व्यक्ति होना आवश्यक है बेटा। कितना? 90 से 110। बेटा भारत में कितना है, भारत में कितना है बेटा, 172 ग्राम फल प्रति व्यक्ति है। ठीक है बेटा। जबकि अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितना है, सिर्फ 25 ग्राम फल प्रति व्यक्ति है। ठीक है। अब देखो, आपको मैं बात बताऊं, जो विकसित देश हैं उनसे हम कितना पीछे हैं। स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं, किसकी बेटा, स्विट्जरलैंड की मैं अगर बात करूं तो वहां 419 ग्राम, कितना, 419 ग्राम। वहीं मैं अगर अमेरिका की बात करूं, कहां की बात करूं, अमेरिका, तो 223 ग्राम, कितना बेटा, 223 ग्राम फल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अवेलेबल रहता है। अब सर चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां ये हैं बेटा, 2025 तक हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2025 तक हमारे देश में जनसंख्या हो जाएगी 135 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या हो जाएगी। तो बेटा हमको 95 मिलियन टन फलों की आवश्यकता रहेगी, जो खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक हमारे फलों का जो उत्पादन हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है, पर आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें सुनहरी क्रांति की आवश्यकता है, जिसमें फलों का उत्पादन क्या होगा बेटा, अधिक होगा। तो ये क्या है बेटा, चुनौतियां। चुनौती क्या है बेटा, चुनौती
जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है। लिख लो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। चले बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति में फलदायक वृक्षों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति में फलदायक वृक्षों का क्या महत्व है, क्या स्थिति है? देखो बेटा हमारे, मैं आपको बताऊं कि किसमें, रामचरितमानस में। किसमें बेटा? रामचरितमानस में। किसका जिक्र है बेटा? रामचरितमानस में फलों का जिक्र है। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसमें केला, नारियल, अंजीर, आम, इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कोई भी धार्मिक काम हो उसमें प्रयोग किया जाता है। आपको पता हो मुगल बादशाह ने दरभंगा में क्या लगवाए थे? आम के वृक्ष लगवाए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो इस बात को कि भारतीय संस्कृति में फल वृक्षों का एक विशेष महत्व है। कोई भी धार्मिक कार्य भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, उसमें फलों का महत्व होता है, फल जरूरी होते हैं। बेटा ये लिख लो इनको। यही बात है बेटा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर काष्ठीय कलम तथा मध्यम कठोर काष्ठीय कलम को समझाइए। दोनों को सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सिंपल क्या है बेटा? क्या है दोनों में? एक तरफ समझो कठोर काष्ठीय कलम, एक तरफ मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। ठीक है बेटा, इसमें लगभग एक साल पुरानी क्या ली जाती है? कलम ली जाती है। एक साल पुरानी क्या ली जाती है बेटा? एक वर्ष परिपक्व शाखा से क्या ली जाती है? कलम ली जाती है। एक साल पुरानी परिपक्व शाखा से। और जबकि इसमें क्या होता है बेटा? इसमें 6 से 9 माह पुरानी शाखा का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का क्या है बेटा? ये फर्क है बेटा। ठीक है, क्लियर है? लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ जी, ये हो गया। वो फलों एवं सब्जियों का परिरक्षण क्यों आवश्यक है? फलों एवं सब्जियों का परिरक्षण क्यों आवश्यक है बेटा? देखो क्या हो रहा है, गर्मियों के दिन आते हैं। किसके दिन आते हैं बेटा? गर्मियों के दिन आते हैं। गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है बेटा? जल्दी फल व सब्जियां सड़ने लग जाती है। जल्दी फल व सब्जियां क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है, जिनसे किसानों को क्या होता है बेटा? नुकसान होता है। जो उत्पादक है उसको क्या होता है? नुकसान। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे? उन फलों और सब्जियों का क्या कर देंगे बेटा? परिरक्षण कर देंगे। और परिरक्षण करने से क्या होगा? वो फल व सब्जी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? हम प्रयोग में ले सकते, उनका रूप बदल कर हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग में ले सकते हैं। उससे क्या होगा? जो उत्पादक होगा उसे नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो यही है फल व सब्जियों का परिरक्षण करना क्यों आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? गर्मियों के दिनों में जल्दी खराब हो जाती है, इनके अंदर का स्वाद बिगड़ने लगता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको परिरक्षित करना पड़ेगा। अगला देखो, डिब्बा बंदी के क्या क्या लाभ हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि डिब्बा बंदी के क्या लाभ हैं। पहला आप लिखो डिब्बा बंदी के लाभ। डिब्बा बंदी के लाभ देखो बेटा, पहला लाभ लिखो,
इसमें क्या होता है बेटा, स्वाद नहीं बिगड़ता है, स्वाद नहीं बिगड़ता है। फलों एवं सब्जियों का क्या नहीं बिगड़ता है, स्वाद नहीं बिगड़ता। डिब्बे में रखी फल व सब्जियों को क्या, डिब्बे में रखी फल व सब्जियों को गर्म करने में आसानी रहती है, गर्म करने में क्या रहती है, आसानी रहती है, आसानी रहती है बेटा। गर्म करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। और क्या होता है बेटा, जो टुकड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है वो भर जाता है, टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो बेटा खाली स्थान क्या हो जाएगा, भर जाएगा। फलों के बीच का खाली स्थान, खाली स्थान भर जाएगा, खाली स्थान भर जाएगा तो हवा नहीं जाएगी, और हवा नहीं जाएगी तो फल व सब्जी क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। और लास्ट लाभ क्या है कि दूर लंबे सफर तक आसानी से लाया व ले जाया जा सकता है। क्लियर है, यही है बेटा। लिख लो बेटा एक बार इनको, फिर हम आगे चलते हैं। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। अगला क्वेश्चन है, पशु रोगों का अध्ययन व उपचार किस विज्ञान के अंतर आता है। बेटा कोई भी रोग हो उसका उपचार व अध्ययन किस विज्ञान के अंदर आता है बेटा, चिकित्सा, क्या, चिकित्सा विज्ञान। आप आसानी के लिए यहां आगे ये भी लगा सकते हो, पशु चिकित्सा विज्ञान। हाँ जी, अगला इसको भी लिख लेना और इसको भी लिख लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबंधन शब्द को समझाइए। प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन यह जानने की कला है कि कोई कार्य है उसको कैसे करना है। क्या है बेटा, आप ऐसा लिख सकते हो, प्रबंधन ऐसा यहां लिखता हूं मैं आपको, यहां लिखना ढंग से, प्रबंधन की डेफिनेशन ही लिख लेना। हाँ जी, प्रबंधन जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट। क्या होता है प्रबंधन, यह जानने की कला है, जानने की कला है कि क्या करना है तथा उस कार्य को करने का सबसे सुलभ, सबसे सुलभ व सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सबसे सुलभ व सर्वोत्तम तरीका ये क्या हो गया बेटा, प्रबंधन हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, दही के गुणों का वर्णन कीजिए। दही के गुणों का वर्णन आप सुन लो बेटा। देखिए दही के गुणों का वर्णन क्या है कि दही में जो गुण पाए जा रहे हैं बेटा दूध के समान पाए जा रहे हैं। दही में जो गुण पाए जा रहे हैं किसके समान पाए जा रहे हैं बेटा, दूध के समान पाए जा रहे हैं, दूध के समान पाए जा रहे हैं, दूध के समान गुण पाए जा रहे हैं बेटा। दही में जो जो पोषक तत्व दही में पाए जा रहे हैं वो दूध में पाए जा रहे हैं, वो सभी दही में पाए जा रहे हैं। जैसे आप मिनरल्स की बात कर लो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात कर लो, इसके अलावा आप प्रोटीन की बात कर लो, ये सभी इसमें पाए जा रहे हैं। बस क्या है बेटा, दही में लैक्टोज की मात्रा, किसकी बेटा, लैक्टोज की मात्रा दूध से क्या होती है बेटा, कम होती है। लैक्टोज की मात्रा दूध से क्या होती है बेटा, कम होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या दही क्या होता है बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इस वजह से इसमें कैल्शियम और फास्फोरस किस अवस्था में रहते हैं, घुलनशील अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं, घुलनशील अवस्था में रहते हैं। जबकि दूध अम्लीय प्रवृत्ति का नहीं होता तो इतना घुलनशील नहीं होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस इतना घुलनशील नहीं होते हैं। लिख लो इसको बेटा। और ये भी चीजें लिख सकते हो कि दही में चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं जिससे विभिन्न बीमारियों का इलाज होता है, स्फूर्ति देता है शरीर को, इसी प्रकार की बातें हैं। चले बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है बेटा, पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है। पशु आहार प्रबंधन हम पढ़ चुके हैं, सभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बेटा। जो हमारी रामबाण क्लासें रही हैं उनमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखो पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है बेटा, उससे हमें पता चलेगा कि लागत कितनी आ रही है, कितनी लागत आ रही है, किस किस्म का हम क्या दे रहे हैं बेटा, आहार दे रहे हैं, किस्म का पता चल जाएगा। और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, जो आहार दिया जा रहा है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इन तीनों बातों का पता किससे चलेगा बेटा, पशु आहार प्रबंधन से चलेगा। लिख लो। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदौर विधि तथा बेंगलोर विधि में अंतर बताइए। मोटा मोटा अंतर पढ़ते हैं दोनों विधियों में। इंदौर और बेंगलोर, दो विधियां हो गई बेटा, इंदौर व बेंगलोर विधि। ठीक है बेटा, इसमें जो विच्छेदन होता है वह कैसा होता है बेटा, एवाईवी होता है। कैसा होता है बेटा, एवाईवी उसमें होता है बेंगलोर में। इसमें कैसा होता है बेटा, वायुजीवी। इसमें पहले तो वायुजीवी होता है बेटा और बाद में क्या हो जाता है, अवायुजीव, अवायुजीव हो जाता है बेटा। ठीक है, ये मिट्टी में शीघ्र मिल जाते हैं, ये शीघ्र नहीं मिल जाते हैं क्योंकि इनके कण क्या है, बारीक नहीं होते हैं, शीघ्र नहीं मिल पाते हैं। इसको अधिक पानी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, अधिक पानी, इसको कम पानी देना पड़ता है। ये महंगी अधिक होती है, ये सस्ती होती है। ये कुछ मुख्य अंतर हो गए बेटा। ठीक है, लिख लो इनको, इनको आप ऐसे कैसे लिख लो।
ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जब भी अपनी मुलाकात होगी। आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से आपके नंबर लो, और आप सभी से हम मिलेंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जितने भी अपन ने रामबाण क्लासें पढ़ी है या मॉडल पेपर पढ़े, सभी इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें से बहुत कुछ कंटेंट देखने को मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसको स्टॉप करके पढ़ लेना है ना बेटा। धन्यवाद।